नमस्कार। और आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय में गहराई से उतरने वाले हैं ना, वो सिर्फ इतिहास की भारी भरकम किताबों या पत्थर के स्मारकों तक सीमित नहीं है। मतलब जरा सोचिए, ऐसी परंपराएं जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, ये कोई ईंट और पत्थर के महल नहीं है, बल्कि ये लोगों की सांसों में, उनके गीतों में, उनके नृत्यों में जिंदा हैं। यूनेस्को के नजरिए से आज हम भारत की इसी अमूर्त, यानी जिसे छुआ ना जा सके लेकिन दिल से महसूस किया जा सके, ऐसी ही जीवंत विरासत को समझने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन विषयों पर बात करने वाले हैं। इस पूरी जानकारी को आसानी से याद रखने के लिए इसे 5 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले अमूर्त विरासत का असल मतलब समझेंगे, फिर यूनेस्को की 2 प्रमुख सूचियों पर नजर डालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि समय के साथ भारत की कौन-कौन सी विरासतें इसमें शामिल हुई, और अंत में पारंपरिक रंगमंच, नृत्य और उन खास अनुष्ठानों और त्योहारों की बात करेंगे जो हमारी संस्कृति की जान है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां हम समझेंगे कि आखिर ये अमूर्त विरासत होती क्या है और ये भौतिक चीजों से इतनी अलग क्यों है। अब अगर इसके दायरे की बात करें तो ये बहुत ही व्यापक है। स्लाइड पर दी गई परिभाषा को देखिए। इसमें वो सभी प्रथाएं, ज्ञान, कौशल और यहाँ तक कि वो उपकरण भी शामिल हैं जिन्हें कोई भी समुदाय अपनी पहचान का अहम हिस्सा मानता है। मतलब ये सिर्फ कोई एक कला नहीं है, ये एक ग्लोबल कलेक्शन है जिसे इसलिए तैयार किया गया है ताकि हमारे पूर्वजों से मिली इन अनमोल परंपराओं को हमेशा हमेशा के लिए लुप्त होने से बचाया जा सके। सच कहें तो यही हमारी संस्कृति की असली धड़कन है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे अहम हिस्से की तरफ। यहाँ हम यूनेस्को की उन 2 खास रणनीतियों को समझेंगे जो इन परंपराओं को बचाने के लिए बनाई गई हैं। ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से दोनों सूचियों का अंतर स्पष्ट करती है। एक तरफ है प्रतिनिधि सूची या रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट, जो पूरी दुनिया की सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाती है। ये दिखाती है कि दुनिया भर में कितनी अलग अलग तरह की लाजवाब परंपराएं हैं। और दूसरी तरफ है तत्काल सुरक्षा सूची। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये एक इमरजेंसी रेस्क्यू मिशन की तरह है। इसका फोकस उन कलाओं पर होता है जिन पर विलुप्त होने का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और जिन्हें तुरंत बचाने की जरूरत है। चलिए अब देखते हैं कि पिछले कुछ दशकों में भारत ने अपनी कौन-कौन सी परंपराओं को इस सूची में दर्ज करवाया है। ये सफर वाकई बहुत प्रेरणादायक है। इस टाइमलाइन को देखकर वाकई बहुत गर्व महसूस होता है। देखिए कैसे 2008 में कुटियाट्टम, रामलीला और वैदिक मंत्रोच्चार जैसी बुनियादी और प्राचीन परंपराओं के साथ हमारी शुरुआत हुई। फिर 2009 और 10 की दूसरी लहर आई, जिसमें रम्माण, मुडियट्टू, कालबेलिया और छऊ ने अपनी जगह पक्की की। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिलसिला रुका नहीं है। हाल ही के सालों में, जैसे 2021 में कोलकाता की भव्य दुर्गा पूजा और 2023 में गुजरात के ऊर्जा से भरे गरबा को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया। ये दिखाता है कि अपनी संस्कृति को सहेजने का हमारा प्रयास लगातार और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब हम बात करेंगे हमारे चौथे हिस्से की। यहाँ हम भारत के पारंपरिक रंगमंच और नृत्य कलाओं के बारे में जानेंगे, जो केरल के मंदिरों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तानों तक फैली हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं केरल के कुटियाट्टम की। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये कोई 2-3 घंटे का नाटक नहीं है। 2008 में शामिल हुआ ये संस्कृत रंगमंच मंदिरों में 6 से लेकर पूरे 20 दिनों तक चलता है, बिल्कुल एक मैराथन की तरह। और इसमें एक बहुत ही अनोखा भाषाई तालमेल है। विदूषक नाम का जो मुख्य पात्र है, वो स्थानीय मलयालम भाषा में कहानी सुनाता है ताकि सब आसानी से समझ सकें, जबकि बाकी सभी पात्र संस्कृत में संवाद बोलते हैं। चाक्यार और अंबलवासी नाम्बियार समुदाय ने आज भी इसे पूरी शिद्दत से जीवित रखा हुआ है। अब पूर्वी भारत की तरफ चलते हैं। ये टेबल छऊ नृत्य को समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया विजुअल गाइड है। 2010 में शामिल इस वसंत उत्सव नृत्य की 3 अलग-अलग शैलियां हैं। पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, झारखंड का सरायकेला छऊ और ओडिशा का मयूरभंज छऊ। इन तीनों में ही मार्शल आर्ट का एक जबरदस्त तड़का देखने को मिलता है। कलाकार हिंदू पौराणिक कथाओं को मंच पर उतारने के लिए बड़े-बड़े और बेहद खूबसूरत मुखौटे पहनते हैं। सच में ये ऊर्जा और कला का एक पावर हाउस है। पौराणिक कथाओं की बात हो और रामलीला का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
2008 में शामिल हुई रामलीला पूरे उत्तर भारत की शान है। शरद नवरात्रि में 10 या उससे ज्यादा रातों तक रामायण का मंचन होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही खास जिक्र है लखनऊ के पास बख्शी का तालाब की रामलीला का। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि ये पूरे समुदाय को एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। यहाँ अलग अलग लोग मिलकर काम करते हैं, जो सामुदायिक भावना की एक बहुत बड़ी और खूबसूरत मिसाल है। यहाँ से हम चलते हैं सीधे राजस्थान के रेगिस्तानों में। 2010 में मान्यता प्राप्त कालबेलिया नृत्य सच में किसी जादू की तरह है। कालबेलिया समुदाय के कलाकार जब ये नृत्य करते हैं तो उनकी गतिविधियां बिल्कुल एक सांप की तरह होती हैं, एकदम सम्मोहक। लेकिन जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये कि इसके गीत पहले से लिखे हुए नहीं होते। पौराणिक कथाओं पर आधारित ये गीत प्रदर्शन के दौरान ही तुरंत रचे जाते हैं। मतलब जरा सोचिए, तुरंत सोचना और उसी वक्त उसे गाकर नृत्य करना। ये इम्प्रोवाइजेशन यानी काम चलाऊ कौशल इसे इतना खास और अद्भुत बनाता है। अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर। यहाँ हम कुछ बेहद प्राचीन मौखिक परंपराओं और बिल्कुल स्थानीय गांवों के अनुष्ठानों की बात करेंगे। जरा इस वाक्य पर गौर कीजिए, सबसे पुरानी अखंग मौखिक परंपरा। 2008 में शामिल वैदिक मंत्रोच्चार को अक्सर इसी नाम से जाना जाता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम उन ग्रंथों के सस्वर पाठ की बात कर रहे हैं जिनकी जड़ें लौह युग यानी आयरन एज तक जाती हैं। हजारों सालों से बिना किसी किताब के सहारे महज सुनकर और गुरु शिष्य परंपरा के जरिए इन मंत्रों को बिल्कुल सटीक तरीके से आज तक जिंदा रखा गया है। मतलब ये इंसानी याददाश्त का एक जीता जागता चमत्कार ही तो है। अब वैदिक काल से सीधे चलते हैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में। 2009 में शामिल रम्माण गढ़वाल क्षेत्र का एक धार्मिक उत्सव है। और मजे की बात यह है कि ये पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक जगह होता है, सलूर डूंगरा गांव में। जी हाँ, सिर्फ एक गांव में। ये पूरा अनुष्ठान उनके ग्राम देवता भूमियाल देवता को समर्पित है। इसमें एक जागर नाम का गायन होता है, जिसमें संगीत के जरिए स्थानीय किंवदंतियों और लोक कथाओं को सुनाया जाता है। यह साबित करता है कि किसी परंपरा का ग्लोबल महत्व होने के लिए उसका बहुत बड़े इलाके में फैलना जरूरी नहीं है। एक छोटे से गांव की कला भी यूनेस्को के नक्शे पर छा सकती है। और इस लिस्ट में हमारा आखिरी पड़ाव है केरल का मुडियेट्टू। 2010 में मान्यता प्राप्त ये अनुष्ठानिक रंगमंच कोई आम परफॉर्मेंस नहीं है। ये देवी काली और राक्षस दारिका के बीच हुए एक भयंकर पौराणिक युद्ध का बिल्कुल लाइव एक्शन मंचन है। स्लाइड पर दी गई जानकारी से समझा जा सकता है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली विस्तृत वेशभूषा और एकदम चटक आकर्षक मेकअप इस लड़ाई को कितना वास्तविक बना देते हैं। रंगों और भावों का ये शक्तिशाली खेल किसी भी दर्शक के लिए एक रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव होता है। तो देखा आपने, केरल के भव्य मंदिरों से लेकर उत्तराखंड के छोटे से गांव तक हमने भारत की इस बेमिसाल और जीवंत विरासत का एक शानदार सफर तय किया। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़कर जाना जरूरी है। जरा सोचिए, हमारे और आपके आसपास ऐसी कौन सी रोजमर्रा की सांस्कृतिक प्रथा या कोई स्थानीय मौखिक परंपरा है जिसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचाकर रखना बहुत जरूरी है? हमारे आसपास ऐसी बहुत सी अनमोल चीजें हैं जिन पर शायद अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहिए।